सुबह बिल्कुल साधारण थी, जैसे हर दूसरे मंगलवार की, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यही सुबह मेरी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देगी, पहले और बाद में। मैं मार्केट 67 वर्ष की अभी अभी कूल्हे की सर्जरी से उभरी थी। 6 हफ्तों से घर में ही रहती आ रही थी और मन ही मन तरस रही थी कि मेरा बेटा डेविड और बहू वेनेसा शायद अब थोड़ी मोहब्बत दिखाएंगे। शायद परिवार फिर पहले जैसा हो जाएगा। और तभी डेविड ने फ़ोन किया। वो अभी खुद असिस्टेंट के जरिए नहीं, दिल को हल्की सी उम्मीद की किरण देखी। माम तुम्हारी रिकवरी का जश्न मनाना चाहते हैं, उसने कहा। हम अपने नए यूनिट पर चले, बस हम तीनों जैसा। पहले उसकी आवाज़ में गर्माहट थी। कम से कम मुझे तो यह लगी। सर्जरी के बाद से घर में अकेलापन गहरा गया था और पति रॉबर्ट के गुजरने के 2 साल बाद मैं तो बस एक किसी का इंतजार कर रही थी जो कह दे, माँ आप हमारे लिए अभी भी मायने रखती है। मैंने अपना नेवी ब्लू वाला ड्रेस पहना, वही जो रॉबर्ट कहा करते थे कि तुम्हारी आंखों को और खूबसूरत बनाता है। दिल धड़क रहा था, शायद आज का दिन अच्छा होगा। यट पर पहला कदम रखते ही दिल चकोट कचोट गया। यट शानदार था, चमकता सफ़ेद महंगा, बिल्कुल शाही, लेकिन यट से ज़्यादा चमक रही थी वेनेसा की मुस्कान, तेज कांच की तरह निकुली। डेविड ने गले लगाया, पर वह गले लगाना बस नाटक जैसा लगा। दूसरी ओर वेनेसा खड़ी थी, हाथ में ग्लास, चेहरे पर वो नकली मुस्कान जिसका मतलब मैं जीवन पर पड़ती आई थी। कैसी है मम्मा, ये पसंद आया? डेविड ने पूछा। मैं मुस्कुराई। बहुत खूबसूरत है बेटा, पर मन में सवाल घूम रहा था। इतनी मोहब्बत, अचानक हम समंदर की ओर निकल पड़े। हवा हल्की थी, पानी शांत और माहौल दिखने में बहुत प्यारा, पर कुछ गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़। धीरे धीरे बातचीत का रुख बदला। मिमोसा के गिलास के पास वनेसा अपने फ़ोन से सेल्फी लेती दिख रही थी, मगर उसका कैमरा बार बार मेरी ओर मुड़ जाता था। डेविड अचानक वसीयत, ट्रस्ट और मेरे पैसों के बारे में सवाल पूछने लगा। माँ आपने सोचा है क्या कि एस्टेट्स कैसे बांटने हैं? अगर कुछ होता तो प्रोबेट बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप चाहे तो चीज़ें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेरे गिलास में बार बार शैंपेन भर रहा था, ज़रूरत से ज़्यादा। मैं बस समझ रही थी, दिल कह रहा था यह जश्न नहीं, चाल है। लेकिन फिर भी माँ का दिल मानने को तैयार नहीं था। हम अपने बच्चों में बुराई देखने की हिम्मत कहाँ रखते हैं। और तभी मुझे एहसास हुआ, यह सिर्फ बातचीत नहीं, प्लान था। फ़ोन, वीडियो, शराब, दस्तावेज, सब कुछ बहुत सोच समझकर मेरे हर शब्दों को रिकॉर्ड किया जा रहा था। हर छोटी भूल या उलझन को मेंटल डिक्लेन साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। मैंने धीरे से कहा, डेविड मुझे अब वापस घर चलना है। वही उसका चेहरा बदल गया। वह बेटा जो बचपन में मुझे मामा बुलाता था, अब कहीं नहीं था। सामने सिर्फ एक ठंडा लालची आदमी था। और यही था वह पल जब मुझे पहली बार लगा मेरी जिंदगी खतरे में है। समुद्र शांत था, इतना शांत कि उसे देखकर किसी को भी सुकून मिल जाए, लेकिन मेरे दिल में उठती लहरें उस शांत पानी से बिल्कुल अलग अलग थी। यह धीमे धीमे तट से दूर जा रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे दिल पर जो बेचैनी चढ़ रही थी वह उससे कड़ी ठंडी थी। विनेशा ने मुस्कुराते हुए एक और मेमोस तो मेरे हाथ में थमाई। आराम करिए मम्मा, आज का दिन सिर्फ आपके लिए है। पर उसकी मुस्कान में मीठापन नहीं था, उसमें छुपी थी साजिश की चमक। शुरू होती है। अजीब बात है, शुरुआत में बातें हल्की थी, घर, मौसम, यात्रा, लेकिन कुछ ही देर में वे असली मुद्दे पर आ गए। डेविड बोला, माँ आपने अपनी वसीयत दोबारा अपडेट की है क्या? मैं चौंकी। क्यों, क्या हुआ? वह शांति से बोला, बस सोचा कि अगर गॉड फॉरबिड कुछ हो जाए तो चीज़ें साफ सुथरी होनी चाहिए। किसके पास क्या जाएगा, कौन संभालेगा? मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। वहाँ बेटे का प्यार नहीं, लालच था। विनेशा बीच में बोली, और आपकी मेमोरी भी हाल ही में थोड़ा कमज़ोर लगती थी, है ना डेविड? मैंने ठंडी सांस ली। कमज़ोर? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। विनेशा ने फ़ोन उठाया, मानो सेल्फी लेना चाहती हो, लेकिन फ़ोन का कैमरा मुझ पर था। शराब भी मेरे गिलास से भर भर कर दी जा रही थी, इतनी कि कोई भी नशे में लगने लगे। प्लान साफ था, मेरे मानसिक संतुलन पर शक जताना और उसे वीडियो में कैद करना। अब मुझे समझ आ रहा था, यात्रा, ये यड, ये सुकून, सब एक चाल था। डेविड ने फिर पूछा, माँ क्या आपने पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट्स देखे थे? हमने आपकी सर्जरी के बाद दिए थे, याद है मुझे? याद था बहुत अच्छी तरह, मगर
शायद वही वे नहीं चाहते थे। ये टब किनारे से इतना दूर जा चुकी थी कि कोई मदद, कोई नाव, कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। मैंने कहा, डेविड, क्या हम वापस लौट सकते हैं? और उसे पल उसके चेहरे का मुखौटा उतर गया। पहली बार उसने अपनी असली आवाज़ में कहा, मॉम, ये वापस जाने का समय नहीं है। हमें कुछ बातें अभी साफ करनी होगी। उसकी आवाज़ में वह ठंडी कठोरता थी जो किसी अनजान व्यक्ति की होती है, उस बेटे की नहीं जिसे मैंने जन्म दिया था। विनेशा आगे बढ़ी और बोली, आपने हाल में बहुत कंफ्यूजन दिखा है। डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि आप अपने फैसले खुद नहीं ले सकते। मैं हैरान रह गई। कौन से डॉक्टर? किसने कहा? विनेशा मुस्कुराई, वही जहरीली मुस्कान जिसे देखकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। हमारे पास सबूत है, रिकॉर्ड्स है। आपकी स्थिति को डिमेंशिया की शुरुआत माना गया है। उसका फोन अब खुलेआम मेरी ओर ताना हुआ था। वीडियो रिकॉर्ड करते हुए दिल डर से नहीं बल्कि अविश्वास से काँप रहा था। इन दोनों ने जिन्हें मैंने सब कुछ दिया, मेरी उम्र, मेरी संपत्ति, मेरा विश्वास, उन्हीं ने मेरी मौत की पटकथा लिखी ली थी। और मैं अभी भी यह पर समुद्र के बीचों बीच पूरी तरह अकेली थी। तनाव अब असहनीय हो चुका था। अगर मैं साइन ना करूं, मैंने धीरे से पूछा। विनेशा पहली बार सच में मुस्कुराई, एक खतरनाक मुस्कान। तो फिर उसने हल्का सा कंधा उसका कर रहा। दुर्घटनाएं तो हो ही जाती है मम्मा। यही वह पल था जब मुझे सच्चाई साफ दिखी। मैं उनके लिए अब मां नहीं रही, बस एक रुकावट थी, और रुकावटें हटाई जाती है। समुद्र अब बदल चुका था। जहाँ कुछ देर पहले उसकी लहरें मुझे शांति दे रही थी, अब वही लहरें मुझे खून सी ठंडी लग रही थी। और यकीन मानिए, कभी कभी इंसान का डर पानी की गहराई से नहीं बल्कि अपने ही बच्चों की गहराई तक गिरती नीयत से पैदा होता है। डेढ़ वो वेनेसा सामने खड़े थे। ये धीमे धीमे आग बढ़ रही थी और हवा इतनी खामोश थी कि उनके शब्द सीधे मेरी इंद्रियों तक उतर रहे थे। बहू की वह मुस्कान जिसने मेरी किस्मत लिख दी, वैसा मेरे पीछे आकर खड़ी हुई, इतनी नज़दीक कि उसकी ठंडी सांस मेरे कान को छू रही थी। वो फुसफुस ऐसे, हाय दूध शार्क मम्मा, शार्क्स हो गया, बोलिए मम्मा। और इससे पहले कि मैं उसकी तरफ मुड़ पाती, धीमा सा धक्का, ज़्यादा जोर से नहीं, बस उतना कि मैं संतुलन खो दूँ। मैंने रिंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सर्जरी वाली टांग ने जवाब दे दिया और फिर समुद्र ने मुझे निगल लिया। ठंड इतनी जबरदस्त कि मेरा दिल लगभग रुक ही गया। मेरी नेवी नीली ड्रेस पानी में भारी होकर मुझे नीचे खींच रही थी। समुद्र ने मेरे चारों ओर अंधेरा फैला दिया था और ऊपर येट की सफ़ेद लाइट धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। मैंने पानी से सिर निकाला। उसी सेकंड में डेविड की आवाज़ सुन सकती थी, मॉम। ओ भगवान! मोम पर उसकी आवाज़ में घबराहट से ज़्यादा नाटक था, और उसके पीछे वेनेसा की शांत ठंडी आवाज़, हाँ, पिटीशन हम सोमवार सुबह ही फाइल कर देंगे। यानी मेरी मौत पहले से ही प्लान थी, उनकी सीक्रेट तैयारी थी। मेरा अंत बस एक स्टेप था। मैं तैर रही थी, पर अपने ही जीवन में डूब रही थी। पानी मेरी सांसें खींच रहा था। मेरी उम्र, मेरी सर्जरी, मेरे भारी कपड़े, सब मेरे खिलाफ थे। लेकिन पता है, एक बात मुझे जिंदा रख रही थी, उन लोगों के लिए मरना जिन्हें मैंने सब कुछ दिया था। यह मेरी कहानी का अंत नहीं हो सकता। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई, जूते उतारे, पैर चलाए और आसमान की ओर देखा। उसी वक्त मुझे दूर से एक छोटी सी रोशनी नजर आई, एक नाव। तभी मैंने सुना एक जोरदार आवाज़, होली हेल हेलेडी, आप पानी में क्या कर रही थी? यह आवाज़ एक मजबूत उम्रदराज आदमी की थी, जैक मॉरिसन, और उसके साथ उसका किशोर पोता टाइलर। उन्होंने मुझे पानी से बाहर खींच लिया, मुझे अपनी नाव मूलिस पर बिठाया। मैं काँप रही थी, दांत बज रहे थे, शरीर ठंडे से अकड़ा हुआ था। जैक ने मुझे गर्म कंबल में लपेटा और कहा, कस तरह के लोग किसी को समुद्र में तैरता छोड़कर यूँ भाग जाते हैं। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, जो मेरी मौत से $3 बिलियन हासिल कर सकते हैं। जेके और टाइटल ने एक दूसरे की तरह देखा। अब उन्हें समझ आ चुका था, यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक हत्या थी। मैंने कोस्ट गार्ड को बुलाने से मना कर दिया। जैक ने रेडियो उठाया ही था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, उन्हें मत बताना कि मैं जिंदा हूँ, अभी नहीं। वो मेरी आंखों में देख रहा था, गहरी समझदार आंखें। उसने सब पढ़ लिया। आप किसी मुसीबत से भाग नहीं रही है ना मिसेज? मैंने सिर हिलाया। नहीं जैक, मैं किसी मुसीबत से नहीं भाग रही। मैं उन लोगों को पकड़ने जा रही हूँ जो मुझे मारकर बच निकले होते। जैक ने रेडियो पर कहा, कोस्ट गार्ड, फॉल्स अलार्म, पानी में सिर्फ
मलबा मलबा था और फिर नाव ने दिशा बदली। मेरी मौत से मेरे नए जीवन की शुरुआत की और जैक की छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव मलिसो अंधेरे पानी को चीरते आगे बढ़ रही थी। मैं कंबल में लिपटी हुई बैठी थी। शरीर काँप रहा था, लेकिन दिल अब पहले से ज़्यादा जाग चुका था। मैं मरी नहीं थी और अब मेरे पास वही हथियार था जो मेरे बेटे और बहू के पास नहीं था। मेरी जिंदा होने का सच। जैक और टाइलर, दो अनजान लोग जो परिवार बन गए। जैक ने वो मुझे गर्म चाय का कप दिया। उसके हाथ समुद्र की हवा से खुद रहे थे, लेकिन दिल किसी फरिश्ते जैसा था। लेडी, उसने धीरे से कहा, आपकी हालत देखकर ही लग रहा है कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। क्या हुआ वहाँ? मैंने गहरी सांस ली। पानी, ठंड, दर्द, सब कुछ अभी भी नसों में दौड़ रहा था। लेकिन उस सब के बाद भी मैंने अपने शब्द संभाल कर रखे। मेरे अपने बेटे और बहू ने मुझे मारने की कोशिश की। टाइलर की आंखें फैल गई। जैक का चेहरा कठोर हो गया। फिर से उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, 3 बिलियन बिलियन। अब जैक को समझ आ चुका था। उसके चेहरे पर वही गुस्सा था जो किसी अच्छे इंसान को बुराई देख कर आता है। कोस्ट गार्ड को छुपाना पहली चाल। जैक ने मेरी ओर देखा। क्या मैं कोस्ट गार्ड को कॉल करूं? आपकी तबीयत? मैंने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। नहीं, अगर उन्हें पता चला कि मैं जिंदा हूँ, डेड और वेनेसा सब कुछ कवर कर देंगे। मुझे अभी चुप कर रहना होगा। जैक ने रेडियो की बटन दबाई और कहा, कोस्ट गार्ड, यह मॉलिस से हूँ। रिपोर्ट गलत थी। पानी में सिर्फ मलबा था। सब क्लियर। उसने रेडियो बंद किया और मेरी तरफ देखा। आप किसी से भाग नहीं रही, आप लड़ने जा रही है ना? मैंने धीमी मुस्कान दी। हाँ जैक, अब लड़ाई शुरू होती है। एक छुपी हुई जगह, गुप्त आश्रय। जैक नाव को एक शांत छुपी हुई खाड़ी की ओर मोड़ रहा था। मेरी एक दोस्त है, मिस जैन, उसने कहा, सीधी सादी, चुप रहने वाली और भरोसेमंद। उसका छोटा सा बेड एक ब्रेकफास्ट है। वह सवाल नहीं पूछती। कुछ समय बाद हम एक पुराने लकड़ी के डांग पर पहुंचे। चांदनी में एक छोटा सा घर झिलमिला रहा था। टाइलर ने मुझे सहारा दिया और अंदर ले गया। मिसेज चेन, 70 साल की तेज आंखों वाली महिला ने दरवाजा खोला। वह मुझे देखकर चौंकी नहीं, बस बोली, अंदर आइए, आपको घर में सुख की जरूरत है और आराम की। जैक ने धीरे से कहा, उन्हें कुछ समय के लिए छुपना होगा। मिस चेन के बस सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैंने 30 साल में कई तरह के लोग देखे हैं। जब तक आप हिस्से मेरे दरवाजे तक नहीं लाती, मेरी छत आपकी है। पहली रात और पहला निर्णय। मैं रसोई की मेज पर बैठी थी। गर्म सूप के कटोरे से उठती भाप मेरी ठंडी त्वचा को गर्म कर रही थी, लेकिन मेरे मन में एक ही आग जल रही थी। मेरा बेटा मुझे मारना चाहता था। पूरे दिन की बातें, हर शब्द, हर मुस्कान, सब अचानक जोड़ बन गए। बहू का रिकॉर्ड करना, डेविड के सवाल, वैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, सब कुछ सोचा समझा चाल था। जैक ने पूछा, अब आप क्या करेगी? मिसेज, मैंने धीरे से कटोरा मेज पर रखा। मैं उन्हें वही देने जा रही हूँ जो वे चाहते थे। जैक और टाइलर दोनों मुझे देखने लगे। मैंने कहा, मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगी कि मैं मर चुकी हूँ। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने मुझे रोका नहीं। मुझे भी नहीं रोकना चाहिए था, क्योंकि अब ये सिर्फ जिंदगी बचाने की बात नहीं थी, यह न्याय की लड़ाई थी। रात गहरी थी, लेकिन मेरा संकल्प उससे ही भी गहरा। मेरी मौत उनके लिए राहत हो सकती थी, लेकिन मेरी मौत की खबर मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। और मैं वापसी करूंगी, सच के साथ, सबूतों के साथ, और ऐसा बदला लेकर के दुनिया देखे माँ को मारने की कोशिश करने वाले बच्चे का अंजाम क्या होता है। रात बीत चुकी थी। शरीर अब भी दुख रहा था, लेकिन दिमाग पहले से ज़्यादा तेज, साफ और ठंडा। मैं आधिकारिक तौर पर मर चुकी थी, कम से कम दुनिया के लिए, और यह स्थिति अब मेरे लिए हथियार बन चुकी थी। मिसेज चेन ने मेरे लिए पुराना सा कंप्यूटर खोला। स्क्रीन की नीली रोशनी ने कमरे को भर दिया। मैंने टाइप किया, मार्केट हेसन बोटिंग एक्सीडेंट, और सामने जो दिखा उसने मेरे दिल को जितना तोड़ा उतना ही कठोर भी बना दिया। समाचार झूठ का महोत्सव। हर वेबसाइट पर एक ही हेडलाइन थी, टेक बिलियनियर रॉबर्ट हरिसन की पत्नी दुर्घटना में लापता, माना जा रहा है कि मृत्यु हो गई। मेरी तस्वीरें लगाई गई थी, वही पुरानी तस्वीरें जिनमें थोड़ी उलझी हुई दिखती थी, और हर रिपोर्ट में एक ही लाइन, परिवार को कई महीनों में उनकी मानसिक स्थिति पर चिंता थी। मैंने स्क्रीन को घूरा। वेनिस्ता की सेल्फी, डेविड की जबरन भरी मीमांसा का उनका कैमरा, सब समझ में आ चुका था। फिर आया वह झटका। मेरी श्रद्धांजलि एक लेख में लिखा था,
परिवार ओलमर्स एसोसिएशन को दान की अपील कर रहा है। मेरी आंखें सिकुड़ गई। उलझाई में मैंने हक्का-बक्का होकर मिसेज चेन को देखा। वह बोली, बेटा, बहू को कहानी चाहिए थी और उन्होंने बना ली। अब दुनिया वही मानेगी जो वे दिखाएंगे। चेक मेज पर मिट्टी मारने ही वाला था। मैंने कहा, नहीं चेक, गुस्सा अभी नहीं, गुस्सा सही समय पर दिखाया जाएगा। अब बारी थी उनके ग्रेट शो। मेरे अंतिम संस्कार के अगले दिन खबर आई, मेरी अंतिम यात्रा का समय तय हो चुका था। मैंने और चेक ने एक प्लान बनाया। दोपहर में हम बैठकर बिन कुलसली छुपकर मेरे अपने अंतिम संस्कार को देखने पहुंचे। वह दृश्य जिसने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। हर तरफ फूलों के बड़े बड़े हार, एक प्रीमियम खाली कास्टेड मुंह बिन दफनाने को तैयार। मेरे पड़ोसी पुराने दोस्तों पुस्तक क्लब ने सदस्य सच्चे आंसू बहाते हुए खड़े थे। वही सामने डेविड और वेनेसा काले कपड़े में धीमे कदमों में चलते हुए, चेहरे पर दुख का हुबहू नाटक। वे लोगों को गले लगा रहे थे, सांत्वना दे रहे थे और अपने अंदर मेरे $3 बिलियन का भविष्य गिन रहे थे। मैं दूर से देख रही थी और पहली बार मैंने उस बेटे को पहचाना नहीं जिसे मैंने गोद में उठाकर चलना सिखाया था। और फिर मेरी नज़र एक और बात पर पड़ी। कुछ लोग गायब थे। मैंने धीरे से कहा, जेको देखो, मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर, मेरा अकाउंटेंट, मेरा वकील, कोई नहीं आया। जैक ने भौहें सिकोड़ दी। मतलब ये लोग जानते हैं या इसमें शामिल है? मेरा दिल एक बार फिर डूबा। जो लोग मेरे पैसों के संरक्षक थे, शायद वही लोग अब मेरे हथियारों के साथी बन चुके थे। झूठ का साम्राज्य बहुत हो रहा था। अंतिम संस्कार खत्म होते ही मैंने आखिर बार बेलकुर्स से देखा। डेड और वेनेसा लोगों को जल्दी जल्दी विदा कर रहे थे, जैसे वे किसी से ज्यादा सवाल जवाब नहीं सहना चाहते। उनके चेहरे पर चिंता थी और वह चिंता मेरे जिंदा होने से नहीं बल्कि कुछ और से थी। जैक ने पूछा, अब क्या? मैंने विनो कलश नीचे रख दिए। मेरी आंखों में एक नई चमक थी। अब हम खेल शुरू करते हैं। रात उतर चुकी थी। बोस्टन की ठंडी हवा गलियों में घुमट रही थी और मैं एक मरी हुई औरत अपना ही अतीत वापस लेने निकली थी। जैक ने मुझे घर से 3 लोग दूर उतारा। मेरे हाथ में एक छोटा टॉर्च, एक कैमरा और दिल में एक तूफान था। यह वही घर था जिसमें मैंने अपने पति रॉबर्ट के साथ 35 साल बिताए थे, जहाँ डेट बढ़ा हुआ था, जहाँ हर कोना मेरे जीवन से जुड़ा था। अब यह घर किसी को और का था और मुझे वहाँ चोर की तरह घुसना था। अपनी ही चाबी से अपने ही घर में घुसना, कैसी विडंबना। डेड कभी मुझसे घर की चाबी वापस लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे लगता था मैं उसके लिए खतरा नहीं बल्कि ख़त्म हो चुकी हूँ। मैंने पिछला दरवाज़ा खोला और एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। घर की हवा वही थी, लेकिन उसका एहसास बिल्कुल गलत। एक अजीब सी खामोशी, जैसे घर में मुझे देखकर चौंक गया हो। कमरों में सीधे साधे बदलाव और कुछ बेहद गलत संकेत। मैंने टॉर्च से कमरे रोशनी की। फर्नीचर पर चादरें थी जैसे घर इस्तेमाल में नहीं, लेकिन बीच बीच में कुछ नई चीज़ें थी। महंगी लेदर सोफा, नया एंटरटेनमेंट सेंटर, इम्पोर्टेड डेकोरेशन पीस। ऐसा लग रहा था कि यह घर खाली होने और पूरी तरह बसने के बीच अटका हुआ है। किचन में फ्रिज खोला, ताज़ा खाना रखा हुआ था, जैसे कोई यहाँ रोज आता है। डैड मुझसे हमेशा कहता था कि उसका शेड्यूल कितना टाइट है, लेकिन लगता था कि उसके पास इस घर को संभालने का खूब समय था। फिर मैं पहुंची उस कमरे में जिसे मैं सबसे ज़्यादा जानती थी, रॉबर्ट का पुराना स्टडी रूम। वही कमरा जहाँ उसकी लकड़ी की महक, उसका कागजों का ढेर और उसकी शांत आवाज़ अभी दीवार में गूंजती थी, लेकिन आज डेस्क कागजों से भरी थी। फाइलों के ढेर, नोट्स, प्रिंट आउट्स और एक नाम बार बार लिखा हुआ था, मार्गेट प्रोजेक्ट। मेरा सांस रुक सा गया। मार्गेट प्रोजेक्ट, मेरी हत्या का पूरा ब्लूप्रिंट। मैंने कैमरा निकाला और फोटो खींचना शुरू किया। पहली फाइल मेरी मेडिकल हिस्ट्री, लेकिन छेड़छाड़ की हुई। दूसरी फाइल सिस्टम लॉग, जिसमें लिखा था कंफ्यूजन एपिसोड, मेमोरी लैप्सेस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, पुअर जजमेंट। में दंग रह गई। ये सब फर्जी थे। डेविड एट वेनेसा ने मेरे हर मासूम पलों को, हर छोटी सी उलझन को डिमेंशिया सिस्टम के रूप में दस्तावेज बना दिया था। सबसे जहरीला दस्तावेज, दवाइयों का झूठा रिकॉर्ड। एक फाइल में लिखा था मेडिकेशन एडजस्टमेंट, साइड इफेक्ट्स, एक्सपेक्टेड डिसओरिएंटेशन, कंफ्यूजन, लेकिन मैंने कभी अपनी दवाइयों में बदलाव की अनुमति नहीं दी थी। अब समझ आ गया, वह गलत दवा जो मुझे कुछ महीने पहले दी गई थी, संयोग नहीं था। और फिर सबसे बड़े खलनायक का परिचय।
एम्प्टी एक छिपी हुई चिट्ठी थी। मार्केट इज आस्किंग टू मेनी क्वेश्चन मूव टू फेज थी विद इन 2 वीक्स। एम्प्टी फेज थी का मतलब मैंने नीचे पढ़ा। फेज थी फिर मेरा दिल धड़कना भूल गया। किसी ने मेरे अपने बेटे को यह साजिश दिखाई थी। किसी ने उसे कदम दर कदम बताए थे कि माता को कैसे रास्ते से हटाना है, और वह किसी एम्प्टी अब मेरी अगली टारगेट थी। तभी आगे से आवाज आई। एक कार का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। लाइट्स खिड़की पर पड़ी। डेविड और वेनेसा वापस आ गए थे। मेरा खून रुक गया। मुझे तुरंत भागना था। मैंने कैमरा पकड़ा, दस्तावेजों की आखिरी तस्वीर ली और टॉर्च बंद करके पीछे के दरवाजे की ओर दौड़ी। उनके कदम घर के अंदर गूंज रहे थे। क्या लगता है माँ का केस जल्द ही प्रोबेट खुल जाएगा? टोरेस कह रही थी 2 हफ्तों में सब साफ हो जाएगा। टोरेस, मिरांडा टोरेस, क्या वही एम्प्टी में है? मैंने सांस रोक ली और तभी मैंने सुना एक बच्चे के रोने की आवाज़। मेरी आंखें फैल गई। घर में बचा, लेकिन डेविड और वेनेसा के बच्चे थे ही नहीं। मैंने छिप कर सुना। वेनेसा की आवाज़, उसे शांत करो वरना पड़ोसी सुन लेंगे। एक बच्चा इस घर में बिना किसी घोषणा के, और अचानक यह बहुत बहुत गलत था। अब मेरी साजिश सिर्फ मेरी हत्या तक सीमित नहीं थी, यह कुछ और गहरी डरावनी योजना थी। मैं दौड़कर बाहर निकली, अंधेरे में, और सीधे जैक की ट्रक की ओर। जब ट्रक के अंदर बैठी, मेरे हाथ कांप रहे थे। जैक ने चिंता से पूछा, क्या देखा आपने? मैंने गहरी टूटी हुई आवाज़ में कहा, मेरा बेटा मेरी मौत की योजना बना रहा है, और उसके घर में एक बच्चा है, एक रहस्यमय बच्चा। जैक तुरंत समझ गया, यह अब केवल लालच नहीं था, यह माफिया स्तर की साजिश थी। और मैं अब सिर्फ एक मां नहीं, एक गवाह थी, जिसे मरने नहीं दिया जा सकता था। जैक की ट्रक अंधेरी सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन मेरे अंदर की उथल पुथल उससे कहीं तेज थी। मेरे अपने बेटे के घर ने एक ऐसा बच्चा जिसके बारे में उसने कभी कुछ बताया नहीं, एक ऐसा बच्चा जो उनके बड़े बड़े प्लान का हिस्सा लगता था, और शायद किसी मासूम लड़के की मौत की वजह भी। मैंने गहरी सांस ली और कैमरा अपनी गोद में रखा। यह तस्वीरें अब सिर्फ सबूत नहीं थी, यह सच्चाई का दरवाजा खोलने वाला हथियार थी। पहले की पहली कड़ी। फोटो लैब। अगली सुबह जैक मुझे एक पुराने फोटोशॉप के बाहर ले गया। वही एक व्यक्ति जो बिना सवाल पूछे तस्वीरें डेवलप कर देता था। काउंटर पर तस्वीरें फैलते ही सच्चाई मेरे सामने थी, और जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक। क्रूर सच, यह बच्चा खरीदा गया था। एक फोटो में एक पेपर था, बर्थ सर्टिफिकेट, बेबी हैरिसन, डेथ 3 वीक्स लेगो, मदर वेनेसा हैरिसन, फादर डेविड हैरिसन। मैं ठंडक गई। 3 हफ्ते पहले, लेकिन वेनेसा तो 4 दिन पहले एयरपोर्ट पर ऐसे घूम रही थी जैसे किस मॉडल की शूट चल रही थी, और उसके शरीर पर तो प्रसव का कोई असर था ही नहीं। यह सर्टिफिकेट नकली था, पूरी तरह से फर्जी। मैंने चेक की ओर देखा। वंशा ने कभी बच्चा पैदा नहीं किया, तो फिर यह बच्चा किसका है? दूसरी कड़ी, अस्पताल रिपोर्ट्स। सेरा कोलिन्स कैमरा रोल की अंतिम तस्वीर में दस्तावेजों का ढेर था, और उनमें से एक ने मेरी सांस रोक दी। पेशेंट सेरा कोलिन्स, एज 17, स्टेज डिसलीज, कोज कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। मेरी उंगलियां कांप गई। 17 साल, मैंने फुसफुसाया। जैक ने धीरे से कहा, मुझे लगता है यह बच्ची इस लड़के का है। मेरे दिल में ऐसे जैसे किसी ने बर्फ चुभा दिया। तीसरी कड़ी, मौत या मर्डर। दस्तावेज कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन एक नोट और था, हेल्थी प्रेगनेंसी, नो रिस्क फैक्टर्स। और फिर तिरछी लिखावट में टोरेस प्रेजेंट डिलीवरी। मेरा माथा गर्म हो गया। एम्प्टी और मर्डर टोरेस मास्टर माइंड। अब तस्वीर साफ हो रही थी। एक गरीब अकेली 17 वर्षीय लड़की, जिसे सरोगेसी के नाम पर फंसाया गया बच्चा पैदा हुआ, और लड़के की तुरंत कॉम्प्लिकेशंस में मौत हो गई। लेकिन यह कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, यह हत्या थी, क्योंकि उनके प्लान को एक बच्चे की जरूरत थी जो उनके झूठे वसीयत के तब वह सब कुछ विरासत में पा सके। आखिर कड़ी, बच्चे का असली रोल। जैक ने गंभीर स्वर में कहा, मार्केट, ये बच्चा उनकी कहानी का केंद्र थे। तुम्हारी मौत के बाद सारा पैसा तुम्हारे बेटे और उसकी फैमिली को जाना था। एक बच्चा ताकि सिंपैथी मिले और इन्हें रेसिंग लाइन सीधी हो जाए। मैंने आंखें बंद की। एक पल के लिए मुझे उस छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ याद आई, मासूम, नाजुक, जिसे नहीं पता था कि उसकी दुनिया झूठ और खून पर बनी है। मैंने धीरे से कहा, यह बच्चा सिर्फ लालच का हिस्सा नहीं, यह एक सबूत है, एक मासूम जान जिसकी माँ उसने छीन ली गई। और तभी मुझे एहसास हुआ, अब मेरी लड़ाई सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने की नहीं थी, अब मेरी लड़ाई थी
उस मासूम बच्चे को बचाने की और उसकी असली माँ के लिए न्याय दिलाने की। अब खेल एक नई दिशा में बढ़ रहा था। मैंने जैक से कहा, मुझे इस बच्चे की सुरक्षा चाहिए और मुझे सेराकोस के बारे में सब पता करना है। जैक ने सिर हिलाया और एक बात मैंने आगे कहा। मेरी आवाज़ अब ठंडी और मजबूत थी। मिरांडा टेरोस से वह सोचती है कि उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अब मैं उसकी सबसे बड़ी भूल बनने लगी वाली हूँ। सच्चाई अब सामने थी। एक बच्चा, एक मारा गया माँ और मेरे अपने बेटे की खामोशी में पनपते जुट। लेकिन अब यह लड़ाई अकेले लड़ना संभव नहीं था। इसके लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो साजिश की तह तक पहुंच सके और अब छुपे नाम को उजागर कर सके। यही वक्त था जब मिस चेन ने कहा, एक आदमी है, डैनी क्रॉफर्ड, उस पर भरोसा किया जा सकता है। मुझे तब मालूम नहीं था यह आदमी सिर्फ एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर नहीं, बल्कि मेरे बदले का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। डैनी क्रॉफर्ड एक चुपचाप चलने वाला साया। दोपहर को हम मिस चेन के साथ उसके छोटे से ऑफिस पहुंचे। एक सैंडविच शॉप के ऊपर स्थिति बाहर से साधारण, अंदर से बिजली सी तेज। डैनी करीब 50 का था। सफ़ेद झिलमिलाते बाल, नुकीली नज़र और खामोशी जिसमें कई कहानियां दबे पड़े। जो मेरी बात सुनते समय उसने एक बार भी मुझे रोका नहीं, बस गहराई से देखता रहा। और शब्द हर सांस सब कुछ तोलता हुआ। जब मैंने खत्म किया, वह कुर्सी पर पीछे झुक गया और बोला, आपको सिर्फ साजिश नहीं मारी गई, आपको एक नेटवर्क ने निशाना बनाया है। मेरी रूह कांप गई। उसने मेरे बेटे और बहू की जासूसी शुरू की। डैनी ने कहा, 2 दिनों का समय दीजिए, मैं देखता हूँ कि डेविड और वेनेसा क्या कर रहे हैं। वो 2 दिन बाद वह लौट कर आया, अपनी मेज पर तस्वीरों को ढेर फैलाते हुए। झटका एक, वे एक रिपोर्टिंग फैसिलिटी जा रहे थे। डैनी ने एक तस्वीर की ओर इशारा किया। यह है विटमोर रिपोर्टिंग सर्विस, एक बेहद हाई एड काले शीशों वाली अत्यंत गोपनीय मेडिकल बिल्डिंग। ऐसे उन्होंने बचा लिया। मेरी सांस रुक गई। सरोगेसी लड़की की मौत और नकली जन्म प्रमाण पत्र, सब ये इसे जुड़ रहा था। डैनी ने आगे कहा, इस जगह की खासियत है, यह अमीर लोगों को गोपनीय परिवार बनने की सुविधा देती है। आप समझ रही है ना? गोपनीय। मैंने गुस्से में मेज पकड़ ली। झटका दो, बच्चा सिर्फ प्लान का ऐसा नहीं था, वह यूज किया गया था। डैनी की आवाज़ कठोर हो गई। सेरा कोस की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, उससे मरना ही था, क्योंकि अगर वह जिंदा रहती तो बच्चे पर अधिकार जताती और पूरा प्लान टूट जाता। मेरी आंखों में आंसू छलक आए। मेरी जगह उसका बेटा होता तो क्या वही भी ऐसा करता? जैक ने मेरी पीठ थपथपाई। झटकाती नियमटी की पहचान। उजागर डैनी ने एक फोटो में और बढ़ाई। एक महिला, छोटे लाल भूरे बाल, तेज कपड़े, महंगा ब्रीफ केस। मिरांडा टूरिस्ट एस्टेट प्लानिंग स्पेशलिस्ट, संपन्न परिवार के मामले में संभालने वाली। लेकिन डैनी ने अनुसार वह असल में बूढ़े और अमीर लोगों की मौत का धंधा चलाती है। उसने और बताया, वह बुजुर्गों के मानसिक गिरावट के सबूत बनवाती है, परिवारों को गुमराह करती है कि इंश्योरेंस जल्दी कैसे मिले, मेडिकल प्रोफेशनल और वकीलों को खरीद लेती है। दुर्घटनाएं उसकी पहचान है और बदले में कमीशन लेती है। मैं अकड़ गई। कितने लोग? मेरी आवाज़ कांप गई। डैनी ने गहरी सांस ली। कम से कम 12 जिन पर मुझे शक है, लेकिन जिनको हम प्रूफ कर सकते हैं। सत रक्त जमा देने वाला सच, यह महिला का सीरियल किलर थी और मेरा बेटा उसकी क्लास में एक उनकी योजना का असली खेल। डैनी ने एक बड़ा चार्ट निकाला जिसमें टाइमलाइन थी। मानसिक कमजोरी दिखाना, कानूनी दस्तावेज बदलना, मौत दुर्घटना में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर और मेरे नाम के सामने लिखा था। मेरे हाथ कांपने लगे। वे मान चुके थे कि मैं मर चुकी हूँ और अब वे मेरी $3 मिलियन की संपत्ति बांटने जा रहे थे। झटका 4, उन्होंने वसीयत भी बदल दी थी। डैनी ने एक फाइल मेरे सामने रखी, मेरी नई वसीयत, जिस पर मेरा नकली सिग्नेचर था। उसमें लिखा था, संपूर्ण संपत्ति डेविड हैरिसन और उसके भाई बच्चों को जाएगी, अर्थात इस बच्चे को मेरी साम्राज्य की कुंजी बनने जा रही थी। मैंने पहली बार महसूस किया, यह सिर्फ लालच की कहानी नहीं है, यह अपराध की फैक्ट्री है। मैं उठ खड़ी हुई। डैनी, अब हम क्या करेंगे? डैनी ने कहा, आप वही करेंगे जो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा डरता है। आप जिंदा है और अब हम उन्हें उनके ही खेल में हराएंगे। मेरी आंखों में ठंडा संकल्प चमक रहा था। मिरांडा टोरेस सोचती थी वो मौत का खेल कंट्रोल करती है। अब वो देखेंगी एक मरी हुई औरत उससे कितना ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अब जब एक सच्चाई साफ थी,
ये लड़ाई सीधी सादी नहीं हो सकती थी। यह गोली बारूद वाली लड़ाई नहीं, ये दिमाग से खेलने वाली जंग थी। उस जंग का पहला नियम था उन्हें यह जानने देना कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन कितना जानती हूँ ये बताना नहीं। मेरे जिंदा होने ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता था। पहली चाल, भूत की तरह वापसी डैनी ने कहा। अगर हम उन्हें बिना बताए मारते गए तो मिरांडा के पीछे जाकर छुप जाएंगे। हमें उन्हें अस्थिर कराना होगा, उन्हें गलतियाँ करने पर मजबूर करना होगा। मिस जैन ने सिर हिलाया। तो हमने प्लान बनाया, उन्हें ऐसा संदेश देना जो उनके सीने में सांस रोक दे, और वह संदेश होगा मैं जिंदा हूँ और मैं उन्हें देख रही हूँ। किलर नोट झटका वंडरलव। जब डेविड वेनेसा और मिरिंडा टोरेस अपनी फर्जी कानूनी दस्तावेजों का फाइनलाइज करने उसकी ऑफिस में मिले हुए थे, ठीक उसी समय एक मैसेंजर ने ऑफिस में एक सफ़ेद लिफाफा पहुंचाया। महंगे स्टेनरी पर हाथ से लिखा हुआ, नोट डियर डेविड, एक वेनेसा रिपोर्ट्स ऑफ माई डेथ हैव बीन ग्रेटली एक्यूरेटेड। वी नीड टू टॉक लव माम पीएस गिव माई रिग्लोस टू लिविल रॉबर्ट सेरा, ही इज ब्यूटीफुल। जब डैनी ने सड़क के उस पार से उनके चेहरों का फोटो दिखाया, मैंने पहली बार किसी शादीकर्ता के चेहरे पर असली डर देखा। मिरिंडा के हाथ से पेन गिर गया। उन्नीसा की आंखें फटी रह गई। डेविड ने कुर्सी पकड़कर खुद को संभाला। वे बाहर भागे, हाँ भागे, जैसे भूत से डरकर कोई बच्चा भागता है। यह पहला बार था, लेकिन यह आखिरी नहीं होगा। केरल को सच्चाई बताना। बचाव सिर्फ सबूत नहीं, जिम्मेदारी है। इसी समय जैक और डेविड ने पूरे पुराने घर पर नजर रखी हुई थी। दिन में बचा वही था, एक निजी नर्स कैरल पीटरसन के साथ। वह एक मासूम नर्स थी जिसे सच में लगता था कि वह एक नॉर्मल दंपति के बच्चे की देखभाल कर रही है। मैंने सोचा, जो लोग दूसरा की मासूमियत का उपयोग करते हैं उन्हें रोकने का समय आ गया है। तो मैं अपने ही घर में दरवाजे पर पहुंची, एक भूत की तरह। केरल ने दरवाजा खोला। उसके हाथ में दूध की बोतल थी। उसने मुझे देखते ही जमकर कहा, आप मर चुके थे। मैं मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान डरावनी नहीं बल्कि सच्चाई से भरी थी। मरने का समय बाद में आएगा केरल, अभी मुझे बहुत काम करना है। हम लिविंग रूम में बैठे। मैंने उसे तस्वीर दिखाई। हमले की कोशिश, फौजी दस्तावेज, एम्पटी, सरोगेसी क्लिनिक और सिरालिस का नाम। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। वे उन्होंने एक लड़के को मार दिया। वह फुसफुसाई। मैंने धीरे से कहा, वह सिर्फ 17 साल की थी और यह बच्चा रॉबर्ट सेरा, उसकी आंखें याद है। केरल ने तुरंत बच्चे की आंख और देखा। उसकी आंखें नरम हो गई। मैं आपकी मदद करूंगी, उसने कहा। इसके लिए मैं सब कुछ करूंगी। अब घर हमारे लिए चाल बन चुका था। उनके खिलाफ केरल ने घर में छोटे छोटे कैमरे लगाए, रिकॉर्ड्स डिवाइस छिपाई और एक गुप्त मार्ग बनाया। चीजों के नीचे पुराना सर्वेट इंकजेट। यह घर जो कभी मेरा था, अब उनकी कब्र खोदने का मैदान बन चुका था। दूसरा झटका, घर में मेरी मौजूदगी। जब डेविड और वेनेसा मिरिंडा के ऑफिस से घबराए हुए लौटे, उन्हें घर में एक और नोट मिला। घर बहुत बदल गया है। मुझे याद है, यह कभी मेरा था। मोमन के चेहरे पढ़ने लायक नहीं थे। वे वास्तव में अब डर चुके थे। वे नेसा चिल्लाए, वो हमें देख रही है, वह जिंदा है। डेविड का चेहरा पीला पड़ चुका था। उनके नकली खेल में अब सबसे बड़ा खिलाड़ी शामिल हो चुका था। मैं अब वे लोग जानते थे मैं वापस आ चुकी हूँ, लेकिन वे नहीं जानते थे मैं कब, कैसे और कितना जानती हूँ। और यही डर उनके विनाश के लिए काफ़ी था। उस घर की हवा, वही घर जिसमें मैंने अपना पूरा परिवार पाला, आज युद्ध भूमिका बन चुका था। और मैं अपने पति रॉबर्ट द्वारा दी गई वही ओल्म चेयर पर बैठी, शांति स्थिर और पूरी तरह तैयार थी। यह वही कुर्सी थी जिसे मैं बैठकर पहले डेविड को कहानियाँ सुनाती थी, और आज मैं उसी कुर्सी पर बैठकर उसे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी सुनाने वाली थी। घड़ी की टिक टिक और दरवाजा खुला। देर शाम का कार की हेडलाइट्स खिड़की के से टकराई। दरवाजा खोला गया, कदमों की आवाज़ आई और फिर डेविड और वेनेसा अंदर आए। मैं वही बैठी थी, पूरी तरह जिंदा और उन्हें घूरती हुई। उनके चेहरे ऐसे जैसे मौत ने उन्हें थप्पड़ मारकर जगा दिया हो। वेनेसा ने सचमुच चीख मारी। उसकी चीख घर की दीवारों से टकरा कर गूंज उठी। डेविड की चाबियां उसके हाथ से गिर गई। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। हेलो डार्लिंग्स, मैंने शांत आवाज में कहा। मेरा अंतिम संस्कार कैसा रहा? वे दोनों एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। मैंने आगे कहा, सुनो, अखबारों में मेरी मौत की जो कहानी छपी थी वो मज़ेदार थी।
अल्जाइमर्स डोनेशंस कमाल का टच था। मैंने व्यंग से मुस्कुराया। उनके लिए यह नर्क में पहला कदम था। और तभी केरल बच्चे को लेकर आई। केरल जानती थी कि यह पल जरूरी है। उसने बच्चे को गोद में लिया और बोली, मिस हैरिसन ने कहा है कि उनकी अपने पोते से मिलने की इच्छा है। वनेसा चिल्लाई, ये बच्चा हमारा है, इसका आपसे कोई संबंध नहीं। मैंने पूछा, अच्छा तो फिर वनेसा तुमने ये बच्चा कब पैदा किया था? क्योंकि 4 दिन पहले यूट पर तो तुम्हारे शरीर में प्रसव का कोई असर नहीं था। उसकी आंखें काँप गई। उसकी झूठ की इमारत नींव से हिलने लगी। अब सबूतों की बौछार शुरू हुई। मैंने मेज पर फाइलें रखी। मार्केट प्रोजेक्ट, नकली मेडिकल रिपोर्ट्स, फर्जी वसीयत, सरोगेसी रिकॉर्ड और सेरा कलेस का नाम। डेविड कुर्सी पर बैठ गया। उसकी टांग काँप रही थी। मैंने कहा, तुम दोनों ने एक 17 साल की लड़की की मौत करवाकर उसके बच्चे को खरीदा ताकि मेरी मौत के बाद ये बच्चा तुम्हें मेरे 3 बिलियन दिला दे सके। वेनेसा की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ गुस्सा था कि मैं अभी भी जिंदा थी। मैंने टेबल का एक बटन दबाया और रिकॉर्डर प्ले हो गया। कमरे में हमारी पिछली बातचीत की आवाज़ गूंज गई, जहाँ उन्होंने पत्नी सेरा की मौत, मेरी मानसिक कमजोरी और मेरी वसीयत बदलने के बारे में बात की थी। डेविड चीख पड़ा, मम प्लीज़, यह कानूनी नहीं है। मैंने ठंडी आवाज़ में कहा, मिस्टीज में एक ही व्यक्ति की सहमति काफ़ी है रिकॉर्ड्स के लिए, और यह घर पहले मेरा था, तो मैं उस सहमति को मान्य मानती हूँ। विनेशा क्रोध से खड़ी हो गई। आप हमें ब्लैकमेल कर रही है। मैं धीरे से बोली, नहीं बेटा, ये ब्लैकमेल नहीं, यह न्याय है। उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा। मैंने आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम दोनों आखिर चाहते क्या हो? डेविड की आवाज़ टूट गई। बस पैसा, और वही फल था जब मेरा दिल आखिरी बार टूटा। अंतिम चेतावनी मैंने कहा, अब सुनो, मेरी शर्तें हैं। तुम दोनों यह बच्चा छोड़ दोगे। तुम मेरे डेटर्स के सारे काले कारनामों की जानकारी दोगे। सेरा कॉलेज की मौत की पूरी सच्चाई बताओगे और मेरी हत्या की कोशिश की जिम्मेदारी लोगे। अगर ऐसा किया तो शायद तुम्हें जीवन का दूसरा मौका मिल जाए। और मैंने छोड़ा 24 घंटे, बस चुप के 20 घंटे। उनके चेहरों पर पसीना बहने लगा। वे समझ चुके थे अब उनका साम्राज्य ढह चुका है। मैं डेविड और वेनेसा को 24 घंटे दिए थे, सोचने, पश्चाताप करने और सच बोलने का मौका। लेकिन लालच इंसान से इंसानियत छीन लेता है। उन्होंने मेरे प्रस्ताव पर विचार नहीं किया। उन्होंने डर नहीं सीखा। उन्होंने पछतावा महसूस नहीं किया। उसके बजाय उन्होंने मुझे दोबारा मरवाने का फैसला किया। इस बार दुर्घटना नहीं, बल्कि पक्की योजनाबद्ध हत्या। द क्लीनर एक नया राक्षस लेने सुबह सुबह मिस चैन की बीएनबी पर पहुंचा। उसके चेहरे पर सामान्य गंभीरता से भी ज़्यादा तनाव था। मार्गेट, उसने कहा, वे लोग आपकी हत्या के लिए क्लीनर नाम के व्यक्ति को हायर कर चुके हैं। मैंने वैसी कोड़ ली। द क्लीनर डैनी ने गहरी सांस ली। ये आदमी अपने काम के लिए कुख्यात है। उसका स्पेशलिटी यही है, हत्या को दुर्घटना जैसा दिखाना। उसने नोट्स दिखाए, कार एक्सीडेंट, गिरकर मरना, दवा का ओवरडोज, गैस लीक, डूबने जैसी दुर्घटना। उसके केस सूचीबद्ध थे और हर केस को पुलिस ने दुर्घटना कहा था। एक भी हत्या साबित नहीं हुई। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अच्छा है, अब मेरे दुश्मन खुद सामने आ रहे हैं। मिरांडा टोरेस घबरा गई थी। रेनी ने आगे बताया, मिरांडा को पता चल गया कि आप जिंदा है और वह गुस्से में है, बहुत गुस्से में, क्योंकि आपकी वजह से उसका $50 मिलियन का पूरा नेटवर्क खतरे में आ गया है। मैंने सिर झुकाकर कहा, अब समझ आया हुआ। फेज 3 जल्दी क्यों चाहती थी? मिरांडा के लिए मैं सिर्फ एक और क्लाइंट नहीं थी, मैं उसके अपराध साम्राज्य की सबसे बड़ी बाधा थी। उनकी बातचीत लीक हुई। मौत का आदेश दिया जा चुका था। डनी ने अपनी फाइल खोली। कल रात वह बोला, मैंने उनकी फ़ोन रिकॉर्डिंग इंटरसेप्ट की। उसमें डेविड घबरा कर कह रहा था, उसे वापस आना कैसे हुआ? वो मर चुकी थी। वनेसा चिल्ला रही थी, हमें इसे तुरंत खत्म करना होगा। और मिरांडा शांत स्वर में बोली, डोंट वरी, द क्लीनर इज ऑन हवे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह ठंड अब डर की नहीं, गुस्से की थी। हमें तुरंत सुरक्षित जगह चाहिए थी। एक सेफ हाउस चेक आया और बोला, हम अभी निकलते हैं। समुद्र की तरफ एक छोटा सा केबिन है, ना नीचे न पहुंच सकती है, ना कोई अनजान। मिर्चे ने तुरंत एक थैला पैक किया। यह औरत अब मारी नहीं जाएगी, वह बोली। अब वह लड़कर ही जिंदा रहेगी। अब हम तीनों उस अंधेरी सुबह से निकल पड़े, उसी समुद्र की ओर जिसमें मुझे फेंक दिया गया था। लेकिन इस बार मैं शिकार नहीं थी,
मैं शिकार बनने जा रही थी। सेफ हाउस वो टूटे सांसों में नई रणनीति समुद्र के बीच एक छोटे टापू पर लड़की ने केबिन में हमने खुद को छिपाया। उस शांत खाली जगह में डैनी ने नई जानकारी सामने रखी। सच का बम द क्लीनर खुद मारा गया। दोपहर में डैनी को एक कॉल आया। उसकी आंखें फैल गई। वो मिसेज यह तो और गंभीर हो गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। डैनी बोला, क्लीनर को किसी ने मार दिया है। मैं चौंक गई। किसने? डैनी ने धीमी आवाज में कहा, मिरांडा टोरेस ने। मैं अवाक रह गई। मिरांडा क्यों मारती? अपने ही आदमी को। डैनी ने समझा, क्योंकि उसे शक है कि वह पकड़ा जा सकता है। अब जिंदा है, सबूत इकट्ठा कर रही है। वह अपने नेटवर्क में हर उस इंसान को खत्म कर रही है जिससे उसके खिलाफ सच्चाई निकल सकती है। जैक ने धीरे से कहा, मतलब वह अब अपने परिवार को भी बख्शेगी नहीं? डैनी ने सिर हिलाया। डेविड और वनेसा अब उसके लिए सिर्फ लायबिलिटीज है और यह बच्चा रॉबर्ट सेरा वह उसके प्लान का सबसे बड़ा हादसा बन सकता है। मेरी सांस रुक गई। बच्चा यह भी खतरे में है, डैनी ने कहा। अगर वह बहुत नष्ट करना चाहती है तो बच्चा भी उसका टारगेट बन सकता है। मैं खड़ी हो गई। दिल में सिर्फ एक लक्ष्य नहीं। मैंने कहा, उस बच्ची सेरा के बच्चे को मैं मरने नहीं दूंगी। वे सब जाए फाड़ में, वे बच्चा नहीं मरेगा। जैक और डैनी ने एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था अब मेरी रंगों में खून नहीं आग बढ़ रही थी। नया प्लान खुद को उन्हें सौंपना ताकि ये अपने जाल में खुद फंसे। हमने तीनों ने बैठकर रणनीति बनाई। डैनी ने कहा, मार्केट आपको लालच का चार बनना होगा। आप खुद उनके पास जाएगी। वे सोचेंगे कि उन्होंने जीत ली। फिर मिरेंडा आएगी और हम उसे हाथ पकड़ लेंगे। जैक ने चेतावनी दी, ये बहुत खतरनाक है। वे आपको सचमुच मार सकते हैं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, जैक, उन्होंने पहले ही एक बार कोशिश की थी, लेकिन अब फर्क क्या है? इस बार मैं तैयार हूँ। अंतिम निर्णय मैंने मेज पर हाथ मारा। मैं खुद को उनकी गिरफ्त में दूंगी, लेकिन यह मौत के लिए नहीं, उनकी बर्बादी के लिए होगा। दुनिया की सबसे खतरनाक चालें दुश्मन की ताकत पर नहीं, उसके विश्वास पर चलती है। और मुझे पता था डेविड, विनेसा और मिरांडा टोरेस एक बात पर यकीन करेंगे। मैं डर गई हूँ और मैं हार मानने वापस आई हूँ, पर असल में मैं उनकी बर्बादी का तूफान लेकर आ रही थी। मैं दोबारा उसी घर लौटी जहाँ उन्होंने मेरी मौत लिखी थी। शाम के 6 बजे थे। आसमान नीला से काला हो चुका था। मैं घर के दरवाजे पर पहुंची। डेविड ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा आधा भय, आधा लालच और पूरा अपराध। उसने धीरे से कहा, मोम, आप वापस क्यों आई? मैंने शांत आवाज में कहा, तुम्हारी शर्तों पर बात करने। ये जायज सॉफ्ट मूर्ख की तरह। उसे लगा मैं टूट गई हूँ। भीतर वेनेसा बेचैन घूम रही थी। उसके आंसू में वही आंतक की चमक थी जिससे वो मुझे समुद्र में धक्का दे चुकी थी। अब बोली, मिरांडा आने वाली है। केरल और बच्चा मेरे संकेत पर केरल धीरे से नीचे से कमरे में मौजूद थी, बच्चे को लिए हुए, तैयार कि सही समय पर उसे सुरक्षित रास्ते से बाहर ले जाएगी। हमने फर्श के नीचे कैमरे और माइक्रोफोन छुपा रखे थे। पूरा कमरा एक छाल था। सारा साज पीएम और मौत की रानी पहुंची। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उसे देखा। एक सटीक तेज बर्फ जैसी ठंडी महिला, मिरांडा टोरेस के एक मुस्कान जिसमें जहर था, मिसेज हेरिनसिन। उसने हाथ मिलाते हुए कहा, आज से मिलकर बहुत अच्छा लगा, खास तौर पर आपकी मौत के बाद। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, कुछ लोग मरकर भी लौट आते हैं। उसने बैठते हुए कहा, हमें सब बस कुछ वित्तीय और कानूनी प्रक्रियाओं को सही करना है। उसकी बिजनेस प्रोजेक्ट मौत का धंधा। मिरांडा ने अपना पोर्टफोलियो खोला। बिल्कुल एक कॉर्पोरेट मीटिंग की तरह। वेनेसा और डेविड कुर्सियों से चिपक बैठे थे। मिरांडा बोली, हमारा काम बस परिवारों की मदद करना है, उनके बुजुर्गों की तकलीफें कम करने में। मैंने कहा। मौत देखकर उसने एक क्षण मुस्कुराई, एक ठंडी मुस्कान। मृत्यु भी कभी कभी दया होती है मिसेज हेरिसन। बड़े लोग अक्सर बोझ बन जाते हैं। मैंने मेज पर उंगली से ठक की। और आप इस दया से कितनी कमाई करती है? उसने आंखें झपकाए बिना कहा, यह हर कैसे से 15% मिलता है। सन्नाटा। उसने आगे कहा, मैंने 37 ऐसे मामलों में का हैंडल किया है। यह उसका पहला कबूलनामा था और कमरे में लगी हर रिकॉर्डिंग डिवाइस उसकी हर शब्द कैद कर रही थी। सच का तूफान। वह मुझे मारने की योजना खोलकर बताती है। मिरांडा झुककर बोली, आपसे से भी अब अफसोस से छुटकारा पाना पड़ेगा। मैंने भय उठाई। वह बोली, इस बार आपकी मौत एक गैस लीक जैसी दुर्भाग्य को दुर्घटना लगेगी। घर पुराना है, जांच में कुछ साबित नहीं होगा,
फिर उसने छोड़ा और बचा हुआ भी एक दुर्घटना में मारा जाएगा। लूज सेंस हटाने पड़ती है। मेरा दिल एक पल को थम गया, लेकिन मैं शांत थी क्योंकि उसने आखिर वो कह दिया था जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और तभी दरवाजे टूटे। मिंडा टोरेस, दिस इज से FBI, यू आर अंडर अरेस्ट। खिड़क के दरवाजे हर दिशा के एग्जेट अंदर घुस आए। मिरांडा उठकर भागने लगी, पर 3 एजेंटों ने उसे हाईवुड फर्श पर पिन कर दिया। चीखे, हलचल, रोना, घबराहट। डेविड और वेनेसा दोनों जैसे बर्फ बन गए थे। एजेंट चैन का ऐलान एक एजेंट मेरे पास आकर बोली, मिसेज हरिसन, आपने जिस बुद्धिमानी और साहस से यह पूरा ऑपरेशन चलाया, उसके दर्जनों जिंदगियां बचेगी। मैंने सिर झुकाया। अब बारी थी मेरे अपने बेटे और बहू की। एजेंटों ने डेविड और वेनेसा को हथकड़ी लगा दी। वेनेसा रो रही थी। यह सब मेरे डाक ने किया। हम निर्दोष के FBI में एजेंट ये समझ पड़ा। मैडम, हमारे पास आपकी रिकॉर्डिंग भी है और आपकी वित्तीय लेन देन थी। डेविड बस मुझे देख रहा था, आंखों में घबराहट, सदमा और एक सवाल, माम आप यह सब कैसे? मैंने धीरे से कहा, क्योंकि बेटा, जब एक माँ सच में टूट जाती है, वो अजय हो जाती है। यह कहानी का भावनात्मक समापन है, शक्ति, न्याय और एक नई शुरुआत का। अदालतें भरी, सच गुजा और अपराधों को अंजाम मिला। FBI की कार्रवाई के बाद जैसे जैसे सबूत सामने आने लगे, पूरी साजिश की जड़ें खुलती चली गई। मीना टोरेस 33 हत्याओं के नेटवर्क, डॉक्टरों, वकीलों, जजों को खरीदना, बुजुर्गों को दया मृत्यु के नाम पर मारना, बच्चों की तस्करी जैसे गंदे व्यापार से जुड़ना, उस पर जीवन भर की कैद का फैसला सुनाया गया। जमाने भर का लालच एक लोहे की सलाखों में बंद हो गया। डेविड और वेनेसा मेरी ही कोख के गद्दार बने। उनके कैसे में जितने परतें खुली, उतनी ही मेरी माँ वाली आत्मा खुलती चली गई। अदालत ने पाया उन्होंने मेरी हत्या की साजिश रची। सेरा कोलेस की मौत में भागीदार रहे। नकली दस्तावेज, जाली वैसे तैयार की। मिरांडा के अपराध नेटवर्क के सहायक थे। उन दोनों को 20-25 साल की सजा मिली। जब डेविड को हथकड़िया में ले जाते थे, देखा, मेरे दिल ने एक सच समझा, कभी कभी न्याय दिल तोड़कर ही पूरा होता है। और फिर इस कहानी की सबसे खूबसूरत जीत, रॉबर्ट सेरा हेरिसन। सेरा लिन सिर्फ 17 साल की लड़की थी। उसकी जिंदगी छिन गई, और उसने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया, एक ऐसी जान जिसे दुनिया की सारी मोहब्बत मिलनी चाहिए थी। अदालत में जज ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मिस हेरिसन, आप इस बच्चे को एक घर दे रही है, और शायद खुद को भी। मैंने उसे बाहों में लिया और कहा, सबका नाम होगा रॉबर्ट सेरा हेरिसन। उसके दादा और उसकी माँ दोनों को के सम्मान में उसे पल मेरे दिल ने पहली बार किसी जख्म की जगह एक नया फूल खिलते हुए महसूस किया। 5 साल बाद एक शांत जीवन में 72 साल की हूँ अब, और रॉबर्ट सेरा 5 साल का भरा हुआ हंसमुख समझदार अपनी जन्म माँ की आंखों वाला। वह सच जानता है कि उसकी माँ एक बहादुर लड़की थी जिसने अपनी जान देकर उसे दुनिया में लाया। वह यह भी जानता है कि खून से ज़्यादा दिल से बने रिश्ते मायने रखते हैं। मिस जैन आज भी चाय बनाकर लाती है। जेकब उसके नाना जैसा है। डैनी हर क्रिसमस एक पोस्टर कार्ड भेजता है। एक दादी जिसने मौत को हराया, उसके नाम, और मैं हर रात सोते हुए अपने पोते का माथा चूम कर सोती हूँ। अगर मौत को हराने का कोई अर्थ है, तो वह एक बच्चे की मुस्कान में छिपा है। जरूर नहीं प्यार ही परिवार बनता है। अगर आपको यह कहानी दर्द, साहस, बदले और नई शुरुआत की यात्रा लगी, तो मुझे बताइए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये कहानी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख भेजें। और कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।